नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, संविधान स्टार्ट होगा। इसके पहले आपके यूपीजीएस पूरा कंप्लीट हो गया है और टोटल जो है आपके 18 भागों में कितने हैं, 18 भागों में है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान को। और भारतीय संविधान भी ऐसा एक टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है, इसको एक बार दो बार पढ़ने से याद नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, इसको आराम से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, उसके बाद भी दो तीन बार पढ़ेंगे तब जाके ये याद होते हैं। तो संविधान को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम संविधान को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे तो यहाँ पे हम टोटल थोड़े इतिहास के तथ्यों को लेंगे कि भारतीय संविधान का जो गठन कैसे हुआ है, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि तारीख है आपकी 20 जून और इस दिन हुई है काल कोठरी की घटना। क्या हुई है? काल कोठरी की घटना। तो काल कोठरी की घटना जो है 20 जून 1756 को हुई है। हुआ क्या है इसमें ये होता है कि बंगाल के नवाब जो होते हैं उनका नाम होता है सिराजुद्दौला। क्या नाम होता है? सिराजुद्दौला। तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम पे आक्रमण करके तो अंग्रेज सिपाहियों को खदेड़ दिया। लेकिन उसमें से कुछ अंग्रेज सिपाहियों को पकड़ लेते हैं। तो उसमें से 146 अंग्रेज सिपाही को क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं। इनको क्या करते हैं, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं। और जब दूसरे दिन दरवाज़ा खोलते हैं तो उनमें से 123 सिपाही क्या है, ये मर जाते हैं और 23 सिपाही क्या होते हैं, ये जिंदा होते हैं। तो ये आपके जिंदा होते हैं और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। कब घटना घटी है? ये 20 जून 1756 को घटी है। हुआ क्या है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज सिपाहियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं और दूसरे दिन जब इसको खोलते हैं तो उनमें से 123 जो अंग्रेज सिपाही होते हैं वो मर जाते हैं और 23 सिपाही क्या होते हैं, वो जिंदा बचते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इतिहास में काल कोठरी की घटना कहते हैं। आगे देखते हैं, जब इतनी बड़ी घटना जो है अंग्रेजों के साथ हो गई है, आप ये सोचिए आपके साथ कोई गलत करेगा या फिर आपको मारेगा तो आप शांत बैठेंगे? नहीं, आप ही प्लानिंग बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने प्लानिंग बनाया, क्या बनाया है, फिर उन्होंने किया है प्लासी का युद्ध। तो यहाँ से याद रखिएगा 23 जून, जस्ट एक साल बाद 1757, और ये होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, जब प्लासी का युद्ध होता है, क्यों होता है, कारण यही है, काल कोठरी की घटना। तो उस समय जो मद्रास में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय बिल्कुल यंग था, 18-19 साल का ये लड़का था। तो अंग्रेजों ने इससे ही क्या है, बंगाल में भेजा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है कि उस समय जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, तो इनकी कमियों को जाना, तो उनकी कमियों का फायदा उठा के क्या है, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, उसका नाम है मीर जाफर। तो मीर जाफर को चुपके से अपने अंडर में कर लेता है और ये जानकारी जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को नहीं हो पाती है। और युद्ध होता है 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध। अगर ये पूछे किसके बीच हुआ है, तो आपका आंसर होगा अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला। अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है 23 जून 1757 को होता है। किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें होता क्या, इनका जो एक वफादार सेनापति होता है उसका नाम होता है मीर जाफर। क्या नाम होता है? मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है इनको धोखा देता है। क्या करता है? धोखा दे देता है। चुपके से किससे मिल जाता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया है? यहाँ से जो सेना का नेतृत्व किया है वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हार होती है।
और अंग्रेजों की क्या होती है, जीत होती है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या होती है, जीत, और सिराजुद्दौला की हार होती है। अब ये दो कहानी आपकी हो गई। अब इसके बाद होता क्या है, मीर जाफर को अंग्रेजी लोग क्या कर देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं, और कुछ समय बाद इसका जो दामाद होता है मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम जो होता है वो ये इतना दिमागी होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर देता है। तो अंग्रेजों को जानकारी हो जाती है, इसलिए मीर कासिम को 1763 में हटाकर उसके स्थान पे क्या कर देते हैं, फिर से मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब इसके बाद जो मीर कासिम होता है, मीर कासिम, थोड़ा इसमें याद रखिएगा, ये मीर जाफर एक है, मीर जाफर और मीर कासिम, और दोनों अलग अलग हैं। तो मीर जाफर जो है ये इनके साथ रहा और ये इनका दामाद होता है, और बाद में इनको बना दिया जाता है, लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अंग्रेज इसे क्या कर देते हैं, 1763 में इसे गद्दी से हटा देते हैं और फिर से मीर जाफर को क्या है, नवाब बना देते हैं। अब ये कहाँ जाता है, अवध में जाता है। कहाँ पे जाता है, अवध में जाता है। और फिर युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764, और ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध। और ये जो बक्सर कहाँ पे है आपका, बिहार में। कहाँ पे है आपका, बिहार में। तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, ये बक्सर का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है आपका अंग्रेज और प्लस किसके बीच, ये आपका अंग्रेज प्लस, आपको ध्यान देना है, मीर कासिम के बीच, मीर कासिम के बीच। अब आप ये सोचेंगे कि मीर कासिम को तो अभी हटा दिया गया, तो इसके बीच कैसे हो गया। तो मीर कासिम, जब मीर कासिम को हटा देते हैं अंग्रेज भाई, तो ये कहाँ जाता है, ये अवध में जाता है। और उस समय जो है अवध के शासक कौन है, अवध के शासक होते हैं सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। तो अवध के शासक होते हैं सुजाउद्दौला। और जब मीर कासिम इनके पास जाता है तो पहले से ही मुगल बादशाह जो होते हैं शाह आलम द्वितीय, वो भी शरणार्थी का जीवन बिता रहे थे। किसमें, ये सुजाउद्दौला के यहाँ। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये क्या होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं। क्या होते हैं, मुगल बादशाह। तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन होते हैं, शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला किससे होता है, अंग्रेजों से होता है। किससे होता है, अंग्रेजों से होता है। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और इनकी क्या होती है, हार होती है। अब सोचिए, ये अकेले हैं और ये तीन लोग, फिर भी क्या होते हैं, ये हार जाते हैं और ये क्या है, जीत जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ से अंग्रेजों को पता चल जाता है कि हम लोग क्या बिना किसी मदद से, यहाँ पे ये लोग जीतते तो हैं लेकिन किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं। तो इनका हौसला और क्या होता है, बुलंद हो जाता है। और इसी पर, और यहाँ से जो सेना का नेतृत्व किया गया है, ये हेक्टर मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि बक्सर के युद्ध कब हुआ है, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और यहाँ पे जो युद्ध हुआ है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, मीर कासिम का सहयोग किसने दिया है, सुजाउद्दौला ने दिया है। और इनका और कौन साथी हुए हैं, शाह आलम द्वितीय, ये अवध के शासक होते हैं और ये मुगल बादशाह होते हैं। लेकिन इसमें जो अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया है। और यही क्या होता है, इसके बाद ये जीत का कारण बनता है ना। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की जीत हुई और मीर कासिम की हार हुई। तो ये जो तीन घटनाएं हैं, इन्हीं घटनाओं के माध्यम से जो क्या कहते हैं कि अंग्रेजों का विस्तार हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा हम और बताएंगे आपको। हाँ, एक और कहेंगे, आप लोग पेन उठाइए और साथ में लिखते जाइए। आगे जो आपका होगा वो हम बताना चाहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट जो क्लाइव होता है, इसलिए क्या करता है, बंगाल में द्वैध शासन को आरंभ कर देता है। क्वेश्चन आएगा, किस अंग्रेज ने द्वैध शासन को सर्वप्रथम आरंभ किया है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। और इसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग, वे द्वैध शासन को समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, द्वैध शासन को किसने आरंभ किया, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन समाप्त किसने किया है,
वारेन हेस्टिंग। किसने किया है? वारेन हेस्टिंग। और फिर इसके बाद जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित जो हो गया है 1773 में, और इसी के तहत कोलकाता में, उस समय कलकत्ता कहते थे, कोलकाता में इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये स्थापना कहाँ पे होती है? ये कलकत्ता में होती है, जिसे आज क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। और इसके जो प्रथम जज वो बने हैं सर एलिजाह इम्पे। तो सर एलिजाह जो इम्पे हैं, इसके ये क्या बनते हैं? प्रथम जज बनते हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ है, और इसी के तहत जो है आपका जो प्रथम वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? ये कोलकाता में होती है। और प्रथम जज कौन है? ये सर एलिजाह इम्पे। और इसमें जो क्षेत्र रहे हैं, तो क्षेत्र आपका ये बंगाल तो हो ही गया, बंगाल तो था ही, बंगाल के अलावा बिहार भी था और उड़ीसा भी था। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है 1774 में, इसके जो पहले जज रहे हैं सर एलिजाह इम्पे रहे हैं, तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो बंगाल तो था ही, इसके साथ बिहार भी रहा है, और क्या रहा है? आपका रहा उड़ीसा रहा है। अब देखेंगे यहाँ से कुछ पॉइंट आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको लिखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि भारत में या फिर बंगाल का, ब्रैकेट में कर ले हम, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल, भारत में या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जो होता है रॉबर्ट क्लाइव होता है। क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। तो ये चीज यहाँ से रोचक तथ्य की कहानी और है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से इतना पैसा कमा के ले जाता है, तो इंग्लैंड में क्या इसके ऊपर केस हो जाता है, लास्ट में केस चला करता है, और लास्ट में ये क्या कर देता है? खुद की आत्महत्या कर लेता है। क्वेश्चन ये भी आता है किस अंग्रेज गवर्नर ने आत्महत्या की थी? उसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखिए अगला है भारत में, सॉरी यहाँ पे एक चीज और बढ़ाना पड़ेगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया है? ये वारेन हेस्टिंग बनाया गया है। कौन बनाया गया है? वारेन हेस्टिंग बनाए गए। तो आपको ये याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ का? ये भी हो जाएगा भारत में। यहां ध्यान से देखिएगा, भारत में, और भारत में का मतलब होता है बंगाल का, क्योंकि उस समय जो है इनका जो अधिकार है पूरे भारत में नहीं हो पाया था, बस एक बंगाल का क्षेत्र ही था, वहीं पे अपना शासन कर रहे थे। अब देखेंगे यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये आपके होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या होते हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। कहने मतलब इनके समय से ही कि अंग्रेजों का अधिकार लगभग संपूर्ण भारत पे होना ये स्टार्ट हो गया था, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या कहते हैं? भारत का पहला गवर्नर जनरल कहते हैं। आगे देखिए, और एक के साथ में लिखते जाइए, नहीं तो हम मिटा देंगे लास्ट में। और इसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए ये तो चल रहा था, और आपको ये भी जानकारी होगी कि ये स्टार्टिंग में कंपनी का शासन था, फिर 1857 की क्रांति होती है, और उसमें से पूरी तरह से संपूर्ण भारत में क्या है? सब जगह अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त करके तो हो जाता है यहाँ पे ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम वायसराय। और यहाँ एक ऊपर पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, ये ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा कंपनी के अधीन।
कंपनी के अधीन, थोड़ा ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, लिख लेना आप लोग ऊपर। कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ चर्चा करें, यहाँ तक हो गया है। फिर 1857 की क्रांति के बाद जो क्या होता है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो कंपनी के अधीन जो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग होते हैं। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब ब्रिटिश शासन यहाँ पे शुरू हो जाता है। कहाँ पे? भारत में। और लगभग सन है यहाँ पे 1858। क्या होता है? 1858। और वायसराय, अब देखिए गवर्नर जनरल का जो पद होता है, अब अभी तक गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन जब ब्रिटिश शासन हो गया है तो इसी पद का नया नाम दे दिया गया है, उसका नाम है वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और प्रथम वायसराय कौन होते हैं? ये भी आपके होते हैं, लॉर्ड कैनिंग होते हैं। आगे देखिए, अब यहां से और देखेंगे कि एक चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट 4 होते हैं, कितने? 4। तो आपको चा करके याद रखना है। तो ये आपका होता है 1793, ये 1813 हो जाएगा, ये 1833 हो जाएगा, 1853 हो जाएगा। चारों जो चार्टर हैं सब 20-20 वर्ष के अंतराल में है, लेकिन इन चारों से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो आपका है 1813 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से चार्टर अधिनियम में, कौन से चार्टर अधिनियम में अंग्रेजों ने या फिर कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान रखा है? तो वो आपका क्या होगा? 1813। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस समय 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम जो पहला पारित होता है यह 1858 में। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखिए भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ 3 हम आपको लिखाएंगे। कितने लिखाएंगे? 3। एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये आपका 1861 है, ये है 1892 है, और ये आपका 1909 है। और जो ये तीसरा आपका भारतीय परिषद अधिनियम है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या है? तो मार्ले मिंटो अधिनियम ये 1909 में, क्या है? 1909 में। तो जो तीसरा आपका भारतीय परिषद अधिनियम है, तो इसे मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय जो है इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में। मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत की तरफ से राज सचिव थे। क्या थे? राज सचिव। आपको याद रखना है कि मार्ले मिंटो जो अधिनियम 1909 में हुआ है, तो जो मार्ले रहे हैं इंग्लैंड में थे क्या? राज सचिव। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से इंग्लैंड में क्या रहे हैं? राज सचिव रहे हैं। और ये है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और ये रहे उस समय गवर्नर, गवर्नर या वायसराय, कहाँ के? भारत के। और इस अधिनियम को कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक। अब सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है जब दो धर्म आपस में क्या है? लड़ रहे हो, विरोधाभास हो रहे हो, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। क्योंकि इतिहास में पढ़ाएंगे आपको कि 1907 में सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की है, और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग भी अलग हो जाते हैं। उसके साथ राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नरम दल के लोग होते हैं और गरम दल के लोग होते हैं, वो लोग भी अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस अधिनियम ने क्या किया है कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में फूट डालने का कार्य किया है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय सांप्रदायिकता का जनक। क्या कहा जाता है? भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए, अब देखिए
2 पॉइंट और आपको बताएंगे। एक आपका 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भारत शासन अधिनियम, इससे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी या फिर द्वैध शासन कर लीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन नीति अपनाई गई। प्रांतों में द्वैध शासन नीति कब अपनाई गई है? ये अपनाई गई है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और यहां से एक चीज और याद रखिएगा, इसी के तहत क्या है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो मेन आपका प्रांतों में द्वैध शासन। फिर उसके बाद हम आते हैं 1935 में, और 35 वाला है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रांत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन नीति अपनाई गई, द्वैध शासन नीति अपनाई गई। द्वैध शासन नीति जो अपनाई गई है ये कब, 1935 में अपनाई गई है। और कहाँ पे, केंद्र में। तो आपको ये याद रखना है, ये प्रांत है, ये केंद्र है। अगर हम कोई काम करेंगे पहले छोटा काम करेंगे तब जाके बड़ा काम करेंगे। प्रांत छोटा होता है, केंद्र बड़ा होता है। तो इसलिए 1919 में क्या है, प्रांतों में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केंद्र में हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए इसी के तहत भारतीय संघीय व्यवस्था भी इसी में शामिल है। भारतीय संघीय व्यवस्था, क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था कौन से अधिनियम से ली गई है? तो आपका आंसर क्या होगा, ये 1935 अधिनियम। तो इन्हीं पर से ये संविधान बनना स्टार्ट होता है। और फिर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग एक प्रस्ताव लाते हैं 1940 में, अगस्त प्रस्ताव। क्या करते हैं, अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। और ये किसके द्वारा लाया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है 1940 में, और इसका भी विरोध होता है। तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी इसके खिलाफ भी क्या है, एक आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं इसके खिलाफ में, क्योंकि यहाँ पे जो नीतियां रही हैं वो भारतीयों के अनुसार नहीं रही हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए होता क्या है कि यहाँ 1940 हो गया, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 मार्च, याद रखिए कब, मार्च। ये भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1942 अगस्त 1942 में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। और उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का गठन, और ये हो जाएगा 1946 कैबिनेट मिशन, तो 1946 कैबिनेट मिशन का गठन किया गया है। और इसके लिए क्या है, डिकी प्लान तैयार किया गया। कौन सा प्लान, डिकी प्लान, डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान जो है तैयार किया गया है। इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं और इस्मा प्लान भी कहते हैं, बाल्कन और इस्मा प्लान भी कहते हैं। किसे, डिकी प्लान। और इस प्लान को लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया है। अब यहाँ देखिए लॉर्ड माउंटबेटन आया है, तो लॉर्ड माउंटबेटन से क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले यहाँ जान लीजिए। इसमें 3 सदस्य रहे सदस्य कितने रहे, 3। एक आपके थे एवी एलेक्जेंडर, दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए कैबिनेट मिशन जो है इसके जो सदस्य रहे कौन कौन से, एवी एलेक्जेंडर हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस है। लेकिन जब ये बैठक हुई है तो इसका जो है बहिष्कार किया गया। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम
लीग के द्वारा, और मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया है। और उन लोगों ने क्या मनाया है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया है। क्यों, क्योंकि इसने विरोध किया था कैबिनेट मिशन का, इन्होंने विरोध किया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का गठन हो जाता है। और आगे हम 2 पॉइंट और रह गए, उनको बता दें। अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था, ये था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर हम यहाँ बात करें सी राजगोपालाचारी क्या हैं, तो सी राजगोपालाचारी जो हैं ये रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम, अंग्रेज की जगह पे हो जाएगा केवल भारतीय। भाई देखिए दोनों सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल। कहने का मतलब ये है आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन पहले बने हैं और इनके बाद कोई भी अंग्रेज गवर्नर जनरल नहीं बना। फिर उनके बाद जो आज़ादी के बाद बनाया जाता है भारतीय को बनाया जाता है, कौन है, सी राजगोपालाचारी हैं। इनसे क्या बनेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम, यहाँ अंग्रेज की जगह पे क्या हो जाएगा, भारतीय गवर्नर जनरल। कौन होंगे आपके, सी राजगोपालाचारी। और इस प्रकार से क्या है, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बन जाएगा, उसको हम कल पढ़ाएंगे। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा है, आइए थोड़ा इसको हमें लिख के बताएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। और इस वीडियो को एक बार देखने से नहीं आएगा, इसको आप क्या है 1 से 2 बार इसको देखेंगे, तब जाके इसकी रूपरेखा है। तो ये संविधान की क्या है, रूपरेखा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।